हाल ही में उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की पूर्व संध्या पर अरावली को बचाने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। और ठीक उसी दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अरावली को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिस पर बहुत बहस हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने बैठे हैं। हमारे पास सरकारी रिपोर्टें हैं, नागरिक आंदोलनों के कुछ दस्तावेज हैं, वैज्ञानिक अध्ययन है और कुछ लेख भी हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन है या मतलब इससे कहीं ज्यादा कुछ है। और ये खत्म क्यों हो रही है? और क्या इसे बचाने की कोशिशें काफी हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम अरावली की बात करते हैं तो हम सिर्फ पत्थर और चट्टानों की बात नहीं कर रहे हैं। सही। हम बात कर रहे हैं 3 अरब साल पुराने एक जीवित इतिहास की, एक ऐसे सिस्टम की जो उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु, पानी और हवा सबको कंट्रोल करता है। और ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, इसकी कई परतें हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अरावली असल में है क्या चीज। ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी? हाँ, हिमालय से भी पुरानी। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली में रायसीना हिल तक आती है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है। बिल्कुल। लगभग 700 किलोमीटर का इलाका। एक स्रोत में लेखक प्रणय लाल के शब्द बहुत कमाल के हैं। अच्छा। वो कहते हैं, अगर आप कोई एलियन होते जो 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर आता तो भारतीय भूभाग की उत्तरी सीमा पर आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती, अरावली पर्वत श्रृंखला। वाह, ये कल्पना ही कितनी जबरदस्त है ना? और इसका भौगोलिक महत्व भी उतना ही असाधारण है। तो आखिर ये अरावली इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसे कुछ आसान पॉइंट्स में समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम जो अरावली करती है वो है रेगिस्तान के लिए एक दीवार बनना। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये पश्चिम में थार के रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। मतलब अगर अरावली न होती तो दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उपजाऊ मैदान हैं वहां आज रेत उड़ रही होती। बिल्कुल, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक भूवैज्ञानिक सच्चाई है। अरावली एक प्राकृतिक बाधा है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन ये सिर्फ रेगिस्तान को ही नहीं रोकती, ये उत्तर भारत के लिए एक वाटर टैंक की तरह भी काम करती है। वाटर टैंक? वो कैसे? इसकी चट्टानों में जो प्राकृतिक दरारें और फ्रैक्चर हैं, वो बारिश के पानी को एक स्पंज की तरह सोखकर जमीन के नीचे भेज देती हैं। अच्छा, जिससे भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। एग्जैक्टली। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर जहां पानी की किल्लत हमेशा रहती है, उनके लिए एक जीवन रेखा है। और इसीलिए शायद इसे इस क्षेत्र का हरा फेफड़ा यानी ग्रीन लंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये तापमान को भी नियंत्रित करती है। हाँ, ये एक क्लाइमेट कंट्रोलर की तरह है। ये मानसून की हवाओं के रास्ते को प्रभावित करती है जिससे बारिश होती है। और इसके घने पेड़ पौधे दिल्ली एनसीआर की गर्मी और प्रदूषण को सोखने में मदद करते हैं। और इसके अलावा ये जैव विविधता का एक ऐसा खजाना है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। हाँ, जब मैं इन स्रोतों को देख रही थी तो एक तथ्य ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। यहाँ 400 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां तो हैं ही। हाँ, तेंदुए, लकड़बग्गे और नीलगाय जैसे जानवर भी हैं। हाँ, वो सब भी है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ एक फ्लोरोसेंट गेको यानी अंधेरे में चमकने वाली छिपकली पाई जाती है। अच्छा। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी कोई छिपकली होती है, और वो सिर्फ यहीं मिलती है। यही तो अरावली का जादू है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए, जो चीज पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा कर रही है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। और यहीं से कहानी का दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू शुरू होता है। हमारे स्रोतों में एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। ये नहीं कि पहाड़ियां कट रही हैं, बल्कि ये कि राजस्थान में 128 में से 31 पहाड़ियां खनन की वजह से नक्शे से पूरी तरह मिटा दी गई हैं। मतलब वो अब है ही नहीं। वो है ही नहीं। ये किसी प्राकृतिक आपदा जैसा है, बस इसे इंसानों ने अंजाम दिया है। ये आंकड़ा हालात की गंभीरता को दिखाता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक में अरावली का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था। अच्छा। जो 2018 तक घटकर सिर्फ 6,000 के आसपास रह गया। मतलब लगभग 40% हिस्सा खत्म हो गया। 40%? हाँ, और इसके पीछे सिर्फ अवैध खनन नहीं है, रियल एस्टेट का दबाव और अंधाधुंध वनों की कटाई भी बड़े कारण हैं। तो ये सिर्फ कुछ लोग छुपकर पत्थर निकाल रहे हैं वैसा मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरावली बचाओ नागरिक आंदोलन जैसे समूहों के दस्तावेज बताते हैं कि खतरा कहीं ज्यादा बड़ा और सुनियोजित है।
सुनियोजित मतलब अरावली क्षेत्र में जहरीले कचरे के पहाड़ यानी लैंडफिल बनाए जा रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जा रहे हैं, और सबसे खतरनाक, वो क्या? नीतिगत स्तर पर उन कानूनों को कमजोर किया जा रहा है जो इसकी रक्षा करते हैं। इसका कोई उदाहरण है हमारे स्रोतों में? हाँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एनसीआर के क्षेत्रीय योजना 2021 के ड्राफ्ट में एक प्रस्ताव आया था। पहले अरावली जैसे क्षेत्रों को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र यानी नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स कहा जाता था, जहां निर्माण पर सख्त पाबंदी थी। राइट। ड्राफ्ट में इस शब्द को बदलकर सिर्फ प्राकृतिक क्षेत्र यानी नेचुरल जोन्स करने का प्रस्ताव था, और उसमें से अरावली का नाम ही गायब कर दिया गया था। क्या मतलब कानूनी तौर पर निर्माण गतिविधियों के लिए दरवाजे खुल जाते? ठीक यही बात है। पर्यावरणविदों ने इसका जोरदार विरोध किया, जिसके बाद इस पर रोक लगी। लेकिन ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ जमीन पर काम कर रही जेसीबी मशीनों से नहीं, बल्कि दफ्तरों में बन रही नीतियों से भी है। बिल्कुल। और जब पर्यावरण को इस तरह का नुकसान होता है, तो उसकी सबसे भारी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है, खासकर सबसे कमजोर तबके को। और ये कीमत कितनी भयानक हो सकती है, ये हमारी अगली रिपोर्ट दिखाती है। अरावली के विनाश का असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, इंसानों की जिंदगियों पर भी पड़ रहा है, और वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ की 2011 की एक रिपोर्ट है। ये राजस्थान के करौली जिले में पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इन खदानों में ज्यादातर काम हाथ से होता है। हाँ, छेनी हथौड़े से। बिल्कुल। मजदूर छीनी हथौड़े से पत्थर काटते हैं। इस प्रक्रिया में सिलिका की बहुत बारीक धूल निकलती है, जो हवा में फैल जाती है और सीधे मजदूरों के फेफड़ों में चली जाती है। और उस रिपोर्ट के जो नतीजे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। उन्होंने सांस की बीमारियों से पीड़ित 93 खदान मजदूरों की जांच की, और उनमें से 73 मजदूरों में सिलिकोसिस के लक्षण पाए गए। 73 यानी लगभग 78.5%। 78.5%। ये तो लगभग हर 4 में से 3 मजदूर हैं। ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। और सिलिकोसिस कोई मामूली खांसी जुकाम नहीं है। नहीं, ये फेफड़ों की एक लाइलाज बीमारी है। हाँ, जिसमें फेफड़े धीरे धीरे पत्थर की तरह सख्त होने लगते हैं। और रिपोर्ट में एक और भयानक बात सामने आई। इन 73 मजदूरों में से 16 को प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस यानी पीएमएफ था। ये क्या है? पीएमएफ इस बीमारी का वो भयानक दौर है जहां फेफड़े इतने सख्त और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि वो काम करना बंद कर देते हैं। ओह। इस स्टेज पर सांस लेना भी एक जंग बन जाता है, और मरीज का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो बहुत भयावह है। लेकिन सबसे दुखद और शर्मनाक बात कुछ और थी। रिपोर्ट बताती है कि इन मजदूरों को सालों तक टीबी का मरीज समझकर उनका गलत इलाज किया जाता रहा। गलत इलाज? हाँ, उन्हें टीबी की दवाइयां दी जाती रहीं, जिनसे कोई फायदा नहीं हुआ, और उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। ये आंकड़े पढ़ते हुए सिर्फ दुख नहीं होता, गुस्सा भी आता है। ये वो लोग हैं जो हमारे शहरों के लिए पत्थर तोड़ते हैं, और बदले में उन्हें एक लाइलाज बीमारी मिलती है। बिल्कुल। ये इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट और दुखद उदाहरण है कि कैसे पर्यावरण का विनाश सीधे तौर पर सबसे कमजोर समुदायों के जीवन और आजीविका को बर्बाद कर देता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ बड़े और सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये नाम अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से प्रेरित है। हाँ, जिसका लक्ष्य सहारा रेगिस्तान के विस्तार को रोकना है। उसी तर्ज पर भारत के इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है अरावली के चारों ओर गुजरात से दिल्ली तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी बनाना। ग्रीन बेल्ट। हाँ, एक ग्रीन बेल्ट। इसका मकसद है वनीकरण के जरिए उन इलाकों को फिर से हरा भरा करना जो खनन ये दूसरे कारणों से बंजर हो गए हैं, और साथ ही थार रेगिस्तान को और आगे बढ़ने से रोकना। ये तो एक बहुत बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट लगता है। हाँ, और इसके साथ ही हाल ही में उदयपुर में हुई कार्यशाला में एक एक्शन प्लान भी जारी किया गया। अच्छा। इसमें सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति है जिसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। एक तरफ तो जमीनी काम है, जैसे देसी प्रजातियों के पौधे लगाना, और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं और युवाओं को इस काम से जोड़ना। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट न रहकर एक जन आंदोलन बने। सही। तीसरा और चौथा स्तंभ इसी से जुड़ा है। सरकारी नीतियों में संरक्षण के लक्ष्यों को शामिल करना और इको टूरिज्म और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी चीजों को बढ़ावा देना, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए और टिकाऊ साधन मिले। बिल्कुल। और 5वां स्तंभ है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे GIS मैपिंग और रिमोट सेंसिंग, ताकि ये पता चल सके कि जो काम हो रहा है
वो सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं। तो एक तरफ सरकार और नागरिक समाज ग्रीन वॉल जैसे बड़े प्रोजेक्ट से इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत में एक ऐसा फैसला आया है जो शायद इन सारी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। ये इस कहानी का सबसे नया और सबसे विवादास्पद मोड़ है। नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं के लिए एक समान परिभाषा तय कर दी है। परिभाषा? पहाड़ की परिभाषा? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, अजीब है। अदालत ने तय किया है कि किसी भी भूमि को अरावली पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक हो। 100 मीटर? हाँ, और अगर 2 या 2 से ज्यादा ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हों तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। सरकार का इस पर क्या कहना है? सरकार का कहना है कि ये परिभाषा वैज्ञानिक और स्पष्ट है और इससे अवैध खनन रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब कोई भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन वैज्ञानिक और पारिस्थितिक दो अलग बातें हो सकती हैं, है ना? बिल्कुल। एक पहाड़ी का इकोसिस्टम सिर्फ उसकी ऊंचाई से तो तय नहीं होता। 100 मीटर से नीचे की लाखों झाड़ियां और चट्टानें भी तो उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। यही पर्यावरणविदों और नागरिक समूहों की सबसे बड़ी चिंता है। उनका तर्क है कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचा है, खासकर हरियाणा और दिल्ली में। 90%? हाँ। इस परिभाषा के लागू होने का सीधा मतलब ये है कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा और खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खुल जाएगा। Exactly। मतलब जिस परिभाषा को अवैध खनन रोकने के लिए लाया गया, वही परिभाषा खनन के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। हाँ, यही सबसे बड़ा खतरा है और विरोधाभास है। हालांकि अदालत ने एक अस्थायी राहत दी है। अच्छा। उन्होंने एक प्रबंधन योजना, जिसे मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग कहा गया है, तैयार होने तक नई खनन लीज देने पर रोक लगा दी है। तो कुछ समय है? लेकिन भविष्य को लेकर एक बड़ी अनिश्चितता बन गई है कि जब ये योजना बनेगी तो इस 100 मीटर की परिभाषा का क्या असर होगा। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ है कि अरावली सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उत्तर भारत के लिए एक जीवन रेखा है, एक पारिस्थितिक ढाल है और लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और हम एक बहुत ही अजीब चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ ग्रीन वॉल और एक्शन प्लान जैसे संरक्षण के बड़े और अच्छे प्रयास हैं, और दूसरी तरफ खनन, शहरीकरण का दबाव और अब एक नई कानूनी परिभाषा से जुड़े जटिल सवाल हैं। हाँ, जो उसके भविष्य पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये संघर्ष प्रकृति के संरक्षण, आर्थिक विकास की जरूरतों और इंसानी जिंदगियों के बीच संतुलन खोजने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और एक विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है वो ये है, क्या हम किसी पर्वत श्रृंखला जैसे प्राकृतिक और जीवित इकाई को, जो अरबों सालों में बनी है, मीटर और किलोमीटर की कानूनी परिभाषाओं में बांध सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है। और क्या ऐसी परिभाषाएं कभी उसके उस असली पारिस्थितिक मूल्य को पकड़ सकती हैं, जो सिर्फ उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके हर पत्थर, हर पेड़ और हर जीव में बस